All right, guys. So, good evening, everyone. Welcome to the session. I am Kuber Singh, and I am going to bring to you a deep analysis on the economic survey, जो कि आज टेबल किया गया था पार्लियामेंट में। और ये वो टाइम है साल का जब हमको बहुत उत्सुकता रहती है, एक्साइटमेंट रहती है बजट को लेके, इकोनॉमिक सर्वे को लेके। ऑफ कोर्स कल बजट होगा, आज इकोनॉमिक सर्वे था। एंड इसमें से बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा होता है, फैक्ट्स होता है, टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि हमें काम आती हैं बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स इन प्रीलिम्स आल्सो एज वेल एज इन मेंस। नाउ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं दोस्तों कि जैसे आप जानते ही हैं कि पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सर्वे का, वो 480 485 पेजेस का होता है। दैट्स वेरी एक्सॉस्टिव, दैट्स वेरी एक्सटेंसिव। मुझे इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस और समरी बनाने में लगभग 3 साढ़े 3 घंटे लग गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप खुद एक बार इतना एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट पढ़ने बैठेंगे तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा। सो दोस्तों, हम पहले शुरू करेंगे। इसके 13 चैप्टर्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे के टोटल 13 चैप्टर्स हैं। ठीक है, हम पहले चैप्टर से शुरू करेंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे। पहला चैप्टर है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, गेटिंग इनटू द फास्ट लेन। नाउ इकोनॉमिक सर्वे टॉक्स वेरी एक्सटेंसिवली अबाउट दैट। लुक, अभी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के कारण, वॉर्स के कारण, ट्रेड इश्यूज के कारण, चेंज ऑफ लीडरशिप इन अमेरिका के कारण, ये सब फैक्टर्स अभी बहुत ज्यादा प्रभावशाली होंगे अर्थव्यवस्था के लिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। एंड देयरफॉर अगर इंडिया की बात करें या बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करें, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम आने वाले साल में होने वाला है। So therefore, without wasting any time, the need of the hour for the Indian economy is get into the fast lane and drive the growth. Now, अगर हम economic growth की बात करें, so we have some figures over here. जो real GDP growth है भारत की, that is estimated to be around about 6.4% in fiscal year 25. और दिस इज इक्वल नियरली टू द डेकेडल एवरेज। तो पिछले 10 सालों में, फिस्कल ईयर 2015 से लेके फिस्कल ईयर 2024 तक, अगर हम कॉन्स्टेंटली देखें, और आपको मैं आगे ग्राफ्स में भी दिखाऊंगा, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इसी रेंज में रही है, 6.3 टू 6.5% की रेंज में रही है। और फॉर द फिस्कल ईयर 2026 एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ रेट है, दैट इज एनीवेयर बिटवीन 6.3 टू 6.8%। जो आने वाले फिस्कल ईयर में, फिस्कल ईयर 26 में एक्सपेक्टेड ग्रोथ इतनी बताई गई है इकोनॉमिक सर्वे में। रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड, व्हाट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, व्हाट इज रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि द एडिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू द इंडियन इकोनॉमी एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। तो मैं आपके साथ कुछ इकोनॉमिक की ना टर्म्स भी डिस्कस करूंगा, जो बेसिक इकोनॉमिक्स में हम टर्म्स पढ़ते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब कुछ ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड कितनी है, उसका भी एस्टिमेट लगभग 6.4% है फॉर द फिस्कल ईयर 2025। नाउ अब यहां पे बात करी गई है कि हमको इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रक्चरली ग्रास रूट लेवल पे काफी सारे रिफॉर्म्स पे काम करना पड़ेगा, इंटरनली काफी रिफॉर्म्स पे काम करना पड़ेगा। वी कैन नॉट really be dependent upon the fact that look, we have that sweet spot, that India is lying in that sweet spot कि दुनिया भर में काफी volatility है, इलेक्शंस हो रहे हैं, चेंज ऑफ लीडरशिप हो रहा है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है। हमको अपने इंटरनल रिफॉर्म्स पे काम करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इस इकोनॉमिक सर्वे में आया है, इज द नीड टू रियली गिव दैट स्पेस एंड टू रियली अलाउ द मशरूमिंग ऑफ द एमएसएमई, ऑफ द मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो यहां पे डीरेगुलेशन की बात करी गई है, प्रोसेसेस को थोड़ा इजी करने की बात कही गई है, फैसिलिटेटिव बनाने की बात करी गई है, ताकि जो हमारे एमएसएमई सेक्टर है, बिकॉज देखिए अभी तक बहुत सारा एम्फोसिस, कितने सारे इकोनॉमिक सर्विस में, कितने सारे बजट्स में मोस्टली जो एम्फोसिस किया जा रहा था कि जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनके लिए बिजनेस करने की आसानी हो, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए पॉलिसीज थोड़ी आसान बनाई जाए। लेकिन इस बार का इकोनॉमिक सर्वे बात कर रहा है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए कैसे हम और ज्यादा फैसिलिटेटिव स्टेप्स लेके आ सकते हैं, कंप्लायंस बर्डन कम कैसे कर सकते हैं, और ग्रोथ ओरिएंटेड कैसे हम एमएसएमईज को लेके जा सकते हैं। तो डीरेगुलेशन, प्रमोशन ऑफ डीरेगुलेशन की बात करी गई है। निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि हर जगह सरकार का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए। नाउ रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये थोड़ी कम हुई है, 5.4% इन फिस्कल ईयर 24 से 4.9% in the period between April to December 2024. So I mean अभी आरबीआई ने काफी यहां पे कामयाबी हासिल करी है as far as कंट्रोलिंग द हेडलाइन इन्फ्लेशन इज कंसर्न।
रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है वो भी आपको भी बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। कैपेक्स, कैपेक्स यानी कि वो खर्चा जो कि सरकार के द्वारा किया जाता है, जो कि एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपेक्स बढ़ा है कंटिन्यूसली फ्रॉम द लास्ट 3-4 फिस्कल्स। इनफैक्ट इलेक्शंस के बाद कैपेक्स हैज ग्रोन बाय राउंड अबाउट 8.2% in the time period between July to November 2024। एंड इंडिया का अगर हम शेयर की बात करें इन टर्म्स ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट्स, तो भारत का 7th लार्जेस्ट शेयर है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। हम सर्विसेज के बारे में भी बात करेंगे, सर्विस एक्सपोर्ट्स के बारे में भी काफी डिटेल में बात करेंगे। तो इंडिया की जो कॉम्पिटिटिवनेस है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विस वो अभी तक बनी हुई है और आगे भी बरकरार रहेगी। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस ग्राफ, ठीक है। स्टडी ग्रोथ आउटलुक अक्रॉस द कंट्री ग्रुप्स। तो यहां पे जो एईज हैं ये हैं एडवांस्ड इकोनॉमीज, जो ईएमडीईज हैं यानी कि इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज। और अगर हम दुनिया की बात करें, वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ की बात करें, कंसिस्टेंट है। आप देख सकते हैं कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है इन द लास्ट 3 फिस्कल्स 2023, 24, 25 में। अगर हम देखें पिछले 2-3 सालों में इट हैज बीन प्रीटी कंसिस्टेंट। अगर हम एडवांस्ड इकोनॉमीज की बात करें 0.2% का, ना 2023-24 एडवांस्ड इकोनॉमीज के लिए काफी चैलेंजिंग टाइम था, बिकॉज प्राइमरली पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी एडवांस्ड इकोनॉमीज में हो ही नहीं पाई because of the Ukraine war and then 2023 में subsequently because of the Israel war as well. Now advanced economies में अभी probably जो आने वाले टाइम में रिकवरी दिखाई दे रही है, जून 2025 के बाद काफी रिकवरी दिखाई देगी। और अगर हम इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करें, यहां पे थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। तो 0.2% का अगर इंक्रीमेंट एडवांस्ड इकोनॉमीज में आया है, तो 0.2% का डिक्लाइन इमर्जिंग इकोनॉमीज में आया है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की अगर हम बात करें, राइट, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग नाउ ऑन अ स्केल, यहां पे अगर हम देखें समवेयर क्लोज टू 1548 के बीच में इंडेक्स में, लाइक अगर 49 की भी बात करें, दिस हैज रिमेन्ड कंसिस्टेंट फ्रॉम जनवरी 2023 टू दिसंबर, टू द एंड ऑफ दिसंबर 2024, काफी कंसिस्टेंट ट्रैजेक्टरी में रहा है। अगर हम ग्लोबल सर्विसेज की बात करें, ग्लोबल सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात करें, ना यहां पे अगेन डिक्लाइन आया है, बेग योर पार्डन, यहां पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। बिकॉज अगर हम यहां पे अगर हम ग्राफ को देखें, ये ग्राफ इस तरह से ऐसे जा रहा है, समवेयर अराउंड मार्च 2023 अप्रैल 2023 ग्लोबल सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में एक एक पीक आया था। उसके बाद से काफी मैसिव डिक्लाइन आया है, लेकिन अभी ये फिर भी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है, राइट। सो अगेन ट्रेंड्स जो हैं काफी प्रॉमिसिंग है, ट्रेंड्स काफी अभी इतने ज्यादा अलार्मिंग नहीं है, बट सतर्क होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है भारत की इकोनॉमी को भी, भारत की अर्थव्यवस्था को। अगर हम ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की बात करें, अब देखिए वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स 2024 में देखें, 2023 से 2024 के बीच में काफी डिफरेंस है। तो आप इंडेक्स में देख सकते हैं फ्रॉम 8.5 अभी इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 13 है। और अगर हम हायर जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स की बात करें, नाउ वी आर ऑल बैंकिंग अपॉन द फैक्ट कि ट्रंप आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, परहैप्स ये जो लड़ाई है यूक्रेन की कम होगी, बंद होगी, और ये लड़ाई बंद होना भी बहुत जरूरी है फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी टू हैपन। लेकिन एज ऑफ नाउ इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स अभी भी ज्यादा है, फ्रॉम 121.7 इट इज 133.6। नाउ इंडिया का ग्रोथ अगर हम देखें, इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहा है, जीडीपी रहा है फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स, फिस्कल ईयर 2015 से फिस्कल ईयर 2024, इट हैज बीन प्रीटी कांस्टेंट। एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात हो, या इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात हो, सर्विसेज ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात हो, सर्विसेज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, बट मोर और लेस जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है और जो जीडीपी है, दैट हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट इन द लास्ट 10 फिस्कल ईयर्स। ऑलराइट, नाउ अगेन यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं, जैसे कि आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है, पर्सनल फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाता है, पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहां पे अगेन ये यहां पे बार ग्राफ दिया गया है, अगेन हम यहां पे देख सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द ग्रीन पार्ट, ये आपका पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, किसी भी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है फ्रॉम कंजम्पशन। किसी भी इकोनॉमी में अगर कंजम्पशन ज्यादा होगा तो डेफिनेटली ग्रॉस वैल्यू एडिशन ज्यादा होगा, जीडीपी ग्रोथ भी होगा। तो कंजम्पशन एक इकोनॉमी में, प्राइवेट कंजम्पशन एक इकोनॉमी में बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम प्राइवेट कंजम्पशन, पर्सनल कंजम्पशन की बात करें, जो कि
यानी कि पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि ग्रीन में डिनोटेड है, हम देख सकते हैं कि फिस्कल ईयर 2018 से लेके फिस्कल ईयर जो भी एस्टिमेट्स लगाए गए हैं, ये इंक्रीज कर रहा है 58.7% से लेके 61.8, ऑलमोस्ट 62% पे। अगर हम गवर्नमेंट, देखिए ये बहुत जरूरी है, जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये वो खर्चा है जो कि सरकार के द्वारा किया जाता है, जो कि वो खर्चे के जरिए जो पब्लिक जो सर्विसेज हैं, जो पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज हैं, लोगों को उस सर्विसेज का फायदा मिलता है, तो वो खर्चा सरकार के द्वारा किया जाता है। अगर हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें, सो अगेन वो रेड में डिनोटेड है। अगेन नाउ दैट हैज बीन प्रीटी मच कंसिस्टेंट, वो काफी कंसिस्टेंट रहा है, राइट, 10.8% से लेके 10.3% तक। और अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, एक्सपोर्ट्स वेल फ्रॉम 18.8% इन द फिस्कल ईयर 2018 से 21.5%, एक्सपोर्ट्स बड़े हैं। एंड ऑल्सो डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी काफी बड़े हैं, सर्विस एक्सपोर्ट्स भी काफी बड़े हैं। और अगर हम बात करें, अगर हम बात करें आपके ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की, तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि वो पैसा जिसकी रिक्वायरमेंट सरकार को रहती है फॉर क्रिएटिंग मोर एसेट्स, फॉर डूइंग मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो बड़ा है। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी गुड। समथिंग व्हिच इज अलार्मिंग कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहा है, वो बड़ा नहीं है। वो बढ़ेगा तो ही पब्लिक सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ेगी। ओके, नाउ ये कुछ टर्म्स हैं जो कि मैं अनुमान लगा रहा हूं कि शायद आपको पता हो, नहीं पता तो अगेन इकोनॉमिक सर्वे के साथ मेरा ये आइडिया है कि आपके साथ ये इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी मैं डिस्कस करूं। तो जैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, मतलब टोटल अमाउंट जो आप जो आपके पास है, मेरे पास है, यानी कि हम जो टोटल अमाउंट स्पेंड करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, आपने शैम्पू लेना है, लैपटॉप लेना है, पेन लेना है, कुछ भी लेना है, चॉकलेट लेनी है, कुछ भी लेना है, यानी कि आपका जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है। अब जितना ज्यादा आप कंज्यूम करेंगे उतना ही जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, आपकी कंजम्पशन से जीडीपी ड्राइव हो रही है, ठीक है। तो यानी कि एवरीथिंग जो कि आपको चाहिए, आपके पड़ोसियों को चाहिए, मुझको चाहिए, मेरे पड़ोसियों को चाहिए, कपड़े हो, खाना हो, हेल्थ केयर, एजुकेशन, मूवी देखने जाना है, गर्लफ्रेंड के साथ कॉफी पीने जाना है, पार्टी करने जाना है, कुछ भी करने जाना है, तो आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर। प्राइवेट प्राइवेट या पर्सनल, जो भी आप कहना चाहें, पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैज consistently been increasing in the last 6-7 fiscal years, which means कि disposable income, which means कि जो disposable income है, जो disposable income है वो बढ़ रही है, वो बढ़ रही है। एक और चीज अगर आप देखें तो अब आप यहां पे देख सकते हैं, अगर हम जीडीपी को ड्राइव करने की बात करें, मेजॉरिटी जीडीपी को ड्राइव क्या कर रहा है, ये जो ग्रीन में आप देख रहे हैं, जो बार ग्राफ में ग्रीन से डिनोटेड है, पर्सनल यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमारी जीडीपी को ड्राइव कर रहा है, ठीक है। नाउ अब फॉर एग्जांपल हम बात करें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, तो ये वो खर्चा है, ये वो सरकार का खर्चा है जो कि सरकार को खर्चा करना है देश को रन करने के लिए और एसेंशियल सेवाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। प्राइवेट कंजम्पशन में यानी कि हम चीजें खरीदते हैं अपने बेनिफिट के लिए, आप चीजें खरीदते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, ये सरकार जो खर्चा कर रही है अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं, लेकिन पब्लिक के यूज के लिए, लोगों के यूज के लिए कर रही है। ये बात आपको यहां पे पता हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये क्या होता है जी? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने खर्चा करना है, आपको हाईवेज बनाने हैं, आपको ट्रेन्स बनाने हैं, सड़क बनानी है, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, तो उसमें आपको खर्चा चाहिए। और ये जो खर्चा है ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, और इसका जो गेस्टेशन पीरियड है इस खर्चे का वो भी काफी लॉन्ग टर्म है, एक दिन में 2 दिन में सड़क या हाईवे नहीं बन जाता है। और ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है, ये जो कैपिटल अक्यूमुलेशन सरकार के पास है, दिस विल अल्टीमेटली हेल्प नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट द पीपल एंड द बिजनेसेस, बिकॉज बिजनेसेस जो एंटरप्राइजेस हैं उनको कॉन्फिडेंस आएगा सरकार के ऊपर कि सरकार इन्वेस्ट कर रही है, सरकार के इन्वेस्ट करेंगे 2 रुपए विल ब्रिंग 4 रुपए का, 8 रुपए का, 10 रुपए का बेनिफिट टू द इकोनॉमी, बिकॉज उतना ही कॉन्फिडेंस एक उद्योगपति के पास, एक इन्वेस्टर के पास होगा कि अगर सरकार के पास ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन है, सरकार के पास ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन है, तो सरकार ज्यादा खर्चा करेगी, उतना ही कॉन्फिडेंस एक उद्योगपति को, एक एंटरप्राइज को मिलेगा कि वो भी खर्चा ज्यादा बढ़ाएं, ठीक है। सो इट इज लाइक व्हेन अ कंपनी इज बाइंग न्यू मशीन्स टू मेक प्रोडक्ट्स मोर एफिशिएंटली, और व्हेन द गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग न्यू हाईवेज, जिसके चलते आपका ट्रांसपोर्टेशन बेटर होगा, कनेक्टिविटी बेटर होगी, एंड देयरफॉर दैट विल ओनली बूस्ट एंड इंक्रीज द इन्वेस्टर सेंटिमेंट। ओके, नाउ अब हमने यहां पे कुछ टर्म्स इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस करनी है। रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन, तो यानी कि आपकी कोई चीज 100 रुपए की थी,
आपके पास कोई चीज थी 100 रुपए की, आपने वो चीज खरीदी थी 100 रुपए की पिछले साल, अभी वो जो चीज है, लेट्स से एक टूथपेस्ट थी, वो टूथपेस्ट की कीमत 100 रुपए थी, अभी वो 110 रुपए की हो गई है। ठीक है, यानी कि 10 रुपए का इन्फ्लेशन हुआ है। मान लीजिए कि आपके महीने का खर्चा भी, अब जैसे टूथपेस्ट 10 रुपए बढ़ी है, दूध का पैकेट 10 रुपए बढ़ा है, तो मान लीजिए कि आपके महीने का जो खर्चा है, ठीक है, आपका जो महीने का खर्चा है, महीने का खर्चा आपका 10,000 रुपए था पिछले साल तक। पिछले साल जनवरी 2024 में आपका खर्चा महीने का 10,000 रुपए था, अभी आपका खर्चा 11,000 रुपए हो गया है। अभी आपका खर्चा 11,000 रुपए हो गया, यानी कि 1,000 रुपए आपका खर्चा बढ़ा है, विच मीन्स के महंगाई, जो ओवरऑल महंगाई बढ़ी है, ओवरऑल राइज हुआ है इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि आपका 10,000 रुपए में आप अपना लाइक खाने पीने का खर्चा हो जाता था, आपका पेट्रोल का खर्चा हो जाता था, आप अगर सैलून जा रहे हैं, बाल कटवा रहे हैं, कहीं डेट पे जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर करा के हर एक चीज का खर्चा आपका 10,000 में हो जाता था। मैं आर्बिट्रली कह रहा हूं, वैसे तो 10,000 में क्या ही होता है आजकल। अब वही आपका जो अपनी तरफ से जो खर्चा होता था 10,000 का, वही सब लाइफस्टाइल का खर्चा अब आपका 11,000 रुपए का हो गया है, यानी कि 1,000 रुपए खर्चा बढ़ा है। तो यानी कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन, यानी कि जो ओवरऑल राइज हुआ है। आपके खर्चे में राइज क्यों हुआ है? आपके खर्चे में राइज इस करके हुआ है बिकॉज द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि आप कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी कीमत बढ़ी है। ठीक है, और इसको मेजर किया जाता है यूजिंग द सीपीआई, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कुछ एसेंशियल आइटम्स होते हैं जिनको मद्देनजर रखते प्राइस को ट्रैक किया जाता है, जैसे कि फूड हो गया, फ्यूल हो गया, क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर। देन एक कोर इन्फ्लेशन होती है। कोर इन्फ्लेशन में वोलेटाइल जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक फ्यूल एंड फूड, वो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं, बट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। तो हमको इस बात की समझ आती है कि एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ है प्रोडक्शन में विदाउट द इफेक्ट ऑफ राइजिंग प्राइसेस, विच मींस कि अगर एक चीज आपने खरीदी है, यू बॉट वन थिंग फॉर 100 रुपीज, ठीक है, अब वो चीज 110 रुपए की हुई है। अब वो 110 रुपीज, यानी कि जो 10 रुपीज का यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ है उस पर्टिकुलर कमोडिटी में, इज इट बिकॉज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपए बढ़ी है? इज इट बिकॉज कि भाई अगर वो चीज 110 रुपए की अगर हुई है, इज इट बिकॉज कि वो जिस व्यक्ति ने चीज बनाई है, मतलब मान लो कि अगर मैं प्रोड्यूसर हूं, मैंने एक जो कमोडिटी है मैं 100 रुपए की बनाता था, अब 110 रुपए की, क्या मैंने वो 10 रुपए जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ा है कि क्या वो इन्फ्लेशन की प्राइस है? बिकॉज उस दोनों में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, सो देयरफॉर जो रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड है दैट विल फैक्टर इन द इन्फ्लेशन। वो 100 रुपए की चीज थी, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन अब महंगाई के कारण वो 110 रुपए की बेच रहे हैं, लेकिन क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 10 रुपए बढ़ा है? मतलब बात समझो कि ये पेन है, ये पेन 100 रुपीज का है, ठीक है, एक साल बाद ये पेन 110 रुपए का है, तो क्या मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें बढ़ा है तो 110 रुपए का हुआ है, कि बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन मैंने इसको 110 रुपए का बेचना शुरू कर दिया है? ठीक है, सो ग्रॉस वैल्यू एडेड विल इंक्लूड द प्राइसेस एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 है मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट्स, द कार्ड एंड द हॉर्स। नाउ बैंक क्रेडिट, इंटरेस्टिंगली समथिंग विच इज वेरी गुड, बिकॉज आई रिमेंबर जो साल जब मैं 2013, 14, 15 ये वाले सालों में जब मैं प्रिपरेशन यूपीएससी की कर रहा था, लगातार इकोनॉमिक सर्वे में देयर वाज वन थिंग व्हिच वाज अ बिग रेड फ्लैग, the stressed balance sheets of the banks and the corporate companies, the twin balance sheet syndrome. Luckily and now fortunately the bank credit has grown at a very steady rate, और जो क्रेडिट ग्रोथ है वो कन्वर्ट्स कर रहा है टुवर्ड्स डिपॉजिट ग्रोथ। और अच्छी बात यह है कि जो आपके बैंक्स के, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो भी डिक्लाइन हुए हैं। मैं अभी आपको ग्राफ में भी दिखाऊंगा, right? Credit growth has outpaced the nominal GDP growth for 2 successive years. Nominal GDP again adjusting for inflation. ठीक है, ये बात याद रहे। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ रिवर्स कैपिटल बफर्स, एंड ऑल्सो जो आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है बैंक्स का, वो भी कंसिस्टेंटली बेटर रहा है, यानी कि सेफ जोन में रहा है। इनफैक्ट फिगर्स ये बताते हैं कि जो ग्रॉस एनपीएज हैं, अब ये सब जो डेटा है आपको बहुत काम आने वाला है जीएस3 में, इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप देखते हैं ब्लेंड होता है कॉन्सेप्ट का भी और करंट अफेयर्स का भी। सो अगेन ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, इट इज गोइंग टू हेल्प यू नॉट ओनली इन प्रीलिम्स बट ऑल्सो इन मेंस। तो ये जो फिगर्स हैं, ये जो डेटा है सरकारी डेटा है, तो आपके लिए समझदारी होनी चाहिए।
कि अभी आप इसका समरी देख ही रहे हैं, इसको डाउनलोड करें, इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। पीडीएफ अगर अभी आपको अब नहीं अवेलेबल होता, कल सुबह तक आपको अवेलेबल मिल जाएगा। एंड प्लीज इसमें से अपने नोट्स बनाएं। सो प्लीज ये जो गवर्नमेंट डेटा है बहुत वैल्यूबल है, बिकॉज ये सरकारी डेटा है। किसी और वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का डेटा होता तो चलो फिर भी कह सकते हैं, बट ये सरकारी डेटा है। तो इस करके इस डेटा को आपने इस्तेमाल करना है बहुत स्मार्टली अपने आंसर्स में। So gross NPAs of the scheduled commercial banks that has declined to a 12-year low of 2.6%, और जो ग्रॉस लोन्स और एडवांसेस हैं एट द एंड ऑफ सितंबर 2024 वो भी डिक्लाइन कर चुके हैं। तो दिस इज गुड न्यूज फॉर द बैंक। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के चलते मोर देन 3.5 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। मोर देन 3.5 लाख करोड़ का फायदा हुआ है, और बहुत सारे जो प्लान्स हैं, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनका रेजोल्यूशन किया गया है यूजिंग दिस कोड। इनफैक्ट अगर वो प्रोजेक्ट्स लिक्विडेट कर दिए जाते तो उससे बेटर ये हुआ है कि अंडर द आईबीसी कोड जो रेजोल्यूशन किया गया, दैट इज अल्टीमेटली लेड टू सेविंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर द बैंक्स, and ultimately this whole idea of bringing in the insolvency and bankruptcy code that has proved its worth in the last fiscal year. Okay, now let's have a look improvement in terms of asset quality of banks. यहां पे हम देखते हैं asset quality of banks। तो जो gross non performing assets हैं scheduled commercial banks में 7.3% था फिस्कल ईयर, अगर मार्च 2021 की बात करें। बाय सितंबर 2024 द ग्रॉस एनपीएस इज अराउंड 2.6%। अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दैट गोज टू द रेजोल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स अंडर द आईबीसी कोड। ऑलराइट, एंड देन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की बात करें इन राइजिंग रिटर्न ऑन एसेट्स, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी भी 0.7% से 1.4%, यानी कि डबल हुआ है इन द लास्ट 3 फिस्कल ईयर्स। All right, bank credit की बात करें, bank credit, well you can see from 6.1%, bank credit in 6.1% in the fiscal year 20 has now become almost 12%. So that has almost doubled. So the bank credit has almost doubled from 103 lakh crores, from 103 lakh crore rupees to 170.5 lakh crore rupees. So that's almost doubled. That's almost doubled. नाउ अब यहां पे कैपिटल मार्केट्स की बात करते हैं, एंड आई एम श्योर कैपिटल मार्केट्स इज अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट फॉर मोस्ट ऑफ यू, बिकॉज आजकल हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है। मार्केट की कंडीशन वैसे काफी वोलेटाइल रह रही है जब से नया साल शुरू हुआ है, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। एंड काफी सारे मार्केट एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मार्केट वुड स्टेबलाइज बाय जून 2025 बिकॉज ऑफ अ होस्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स एज वेल। लेकिन अगर हम कैपिटल मार्केट्स की बात करें, सो 11 लाख करोड़ have been mobilized from the primary markets in the 9 months of April to December 2024, which is 5% more than the amount which was mobilized in the fiscal year 2024, in the period before that. अगर number of IPOs की बात करें, number of IPOs भी बढ़े हैं। From number of IPOs have increased to 259 in the time period of April to December 2024, from 196 as compared to April to December 2023. And जो funds raise किए हैं, so from 53,000 crores raised in the fiscal year 24, now यानी कि in the time period between your April to December 2023, the time period between April to December 2024, उससे 3 गुना ज्यादा पैसे रेज किए गए हैं स्टॉक मार्केट में स्टार्टअप, ये जो आईपीओस के जरिए। ठीक है, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स वो भी बड़े हैं। नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स यहां पे हम देख सकते हैं, दैट हैज रिजन बाय 33%, व्हिच इज वेरी गुड। लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की बात करें, व्हाट इज यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर? अब मान लो कि मैं एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूं, लेकिन मैंने 3-4 एसआईपीस करी हुई है, मैंने 3-4 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन हूं तो मैं एक ही ना। इस करके मेरे को एक डिस्टिंक्ट इन्वेस्टर के तौर पे देखा जाएगा। आपने 5 एसआईपीस लगाई हैं, 5 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, तो आप 5 लोग नहीं हो गए, आप हो तो एक ही। तो यानी कि जो यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, डिस्टिंक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, दे हैव डबल्ड फ्रॉम 2.9 करोड़ to 5.6 crore. So this is doubled in the last 3 years. All right? और मंथली एवरेज जो ग्रॉस एसआईपीज हैं वो भी इंक्रीज हुई हैं। नाउ फ्रॉम अराउंड अबाउट 10,000 CR, 10,000 लाख करोड़, सॉरी 10,000 लाख करोड़, $10,000 लाख करोड़ से 23,000 lakh crores. So SIP flows, they have doubled in the last 3 years, from 10,000 crores to 10,000 lakh crores to 23,000 lakh crores. All right. Okay. और अगेन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो भारत का मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो है,
that stood at 136% at the end of December 2024, which is much higher as compared to the other developing economies. Now, what is this, market capitalization to the GDP ratio? ये भी आपको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है? Let's also have a look. अगर हम rural financial institutions और regional rural banks की भी बात करें, so they have also improved. In fact, RBI का इनफैक्ट जो डेटा आया है आरबीआई से, देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन द आरबीआई's फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स फ्रॉम 53.9 टू 64.2 बाय मार्च 2024। और गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। गवर्नमेंट का राइट सिंस 2014 प्रधानमंत्री जनधन योजना, तब से ही बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस रहा था फाइनेंशियल इंक्लूजन में, राइट। और अगर हम रीजनल रूरल बैंक्स की बात करें, सो 22,069 ब्रांचेस 700 डिस्ट्रिक्ट्स में खुली हैं, नई ब्रांचेस खुली हैं। मोर देन 6.6 लाख करोड़ डिपॉजिट किया गया है इन ब्रांचेस में, एंड लगभग 4.7 लाख करोड़ लोन दिया गया है, एडवांस दिया गया है टू द कस्टमर्स, टू द कंज्यूमर्स। ऑलराइट, नाउ अब आपको ये मैंने टर्म आपसे पूछा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, तो ये जो रेशियो, इसको कांसेप्ट को कहते हैं बफेट इंडिकेटर। वॉरेन बफे जो कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके नाम पे ये टर्म रखा गया है, बफेट इंडिकेटर, विच इज अ मेजर कि जो टोटल वैल्यू है एक देश के स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट यानी कि जो टोटल वैल्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन की है एक देश की, दैट कंपेयर टू द साइज ऑफ इट्स इकोनॉमी। तो ये जो बेसिकली ये जो बफे इंडिकेटर है, ये क्यों रखा जाता है? ये बेसिकली असेस करता है कि क्या जो स्टॉक मार्केट है, क्या वो ओवर वैल्यूड है, क्या वो अंडर वैल्यूड है, या क्या वो फेयरली वैल्यूड है कंपेयर टू द ओवरऑल साइज ऑफ द इकोनॉमी, कंपेयर टू द ओवरऑल आउटपुट जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। ओके, तो यहां पे ये फॉर्मूला है, जस्ट इन केस अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है इसमें। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हमारी है, ओवर डिवाइडेड बाय द जीडीपी मल्टीप्लाई दैट बाय 100, ठीक है? तो ये इसको हम क्या कहते हैं? बफे इंडिकेटर, ठीक है? ओके, देन एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको पता हो, CRAR, यानी कि आपका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात आती है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, जिसको हम CAR भी कहते हैं। सो दिस इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड बाय बैंक्स, ताकि वो डिटरमिन कर सके कि क्या बैंक्स के पास सफिशिएंट पैसा है। इतना सारा बैंक्स लोन देते रहते हैं, लेकिन अब लोन डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। सो व्हाट इफ द लोन डिफॉल्ट, तो क्या बैंक्स के पास फिर भी सफिशिएंट पैसा होगा कि अगर इतने लोन्स डिफॉल्ट हो भी जाएं तो फिर भी क्या बैंक सक्षम होगा, केपेबल होगा टू डू इट्स डे टू डे ऑपरेशंस? सो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की अंडर द बेसल नॉर्म्स कितनी रखी जाती है? 9%। सो एनीथिंग मोर देन 9% इज गुड, इज हेल्दी, एनीथिंग लेस देन 9% कैन बी डेंजरस। तो हायर CRAR is good, lower CRAR is something which is a cause of concern. बैंक्स लोन देते हैं लेकिन लोन्स वापस नहीं भी आते हैं, ये भी हमको पता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाते हैं। और ये इंश्योर करना कि जो बैंक्स हैं वो कोलैप्स ना करें बिकॉज ऑफ दीज लॉसेस, बिकॉज ऑलरेडी ऐसे मैसिव लॉसेस हम देख चुके हैं दुनिया भर में। ग्लोबल फाइनेंशियल जो रिसेशन आया था 2008 में, दैट वाज आल्सो बिकॉज बैंक्स ने बहुत इजी क्रेडिट दिया हुआ था, लोन्स बैंक्स बांटी जा रहे थे। जो बहुत बड़े बड़े बैंक्स थे अमेरिका के, दे वर जस्ट गिविंग क्रेडिट एट वेरी चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसी सिचुएशन ना रिपीट हो, तो बेसल नॉर्म्स बनाए गए हैं, एंड टू इंश्योर कि बैंक्स कोलैप्स नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लेंडिंग आउट सो मच ऑफ मनी। So therefore they need to keep a certain threshold of capital with themselves, ताकि as a safety cushion वो डिपेंडेंट हो सके, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, सरकार से उनको पैसे ना बोरो करने पड़े कि भी हम कंगाल हो गए हैं, ठीक है? सो CRAR ये हमको ये बताता है हाउ मच कैपिटल अ बैंक हैज कंपेयर टू द लोन्स, कंपेयर टू द रिस्की लोन्स व्हिच इट हैज लेंट आउट। हायर CRAR मींस के बैंक फाइनेंशियली स्ट्रांग है, यानी कि बैंक के पास सफिशिएंट रिजर्व हैं एज कंपेयर टू द लोन्स जो बैंक ने दिए हैं। लोअर CRAR मींस कि बैंक का रिस्क जो है, बैंक का जो रिस्क है फेल होने का, कंगाल होने का, डूबने का, वो ज्यादा है, ठीक है? सो हायर CAR मींस दैट द बैंक इज सिक्योर, लोअर CAR मींस द बैंक इज नॉट सिक्योर। ओके, थर्ड चैप्टर के टुवर्ड्स चलते हैं। थर्ड चैप्टर बात करता है एक्सटर्नल सेक्टर का, गेटिंग द FDI राइट। भारत का एक्सटर्नल सेक्टर ठीक काम कर रहा है, रिजिलियंट है, डूइंग फेयरली वेल। FDIs अच्छे आ रहे हैं, रेमिटेंसेस अच्छे आ रहे हैं, ईयर बाय ईयर हम देख रहे हैं कि FDI इनफ्लोज ज्यादा आ रहे हैं, थैंक्स टू द पॉलिसीज laid down by the government of India, which has made foreign investment also very facilitative, ठीक है? ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की बात करें, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड द सर्विस एक्सपोर्ट्स, दे हैव ग्रोन बाय 6% on an year-on-year basis in the first 9 months of the present fiscal year. सर्विसेज सेक्टर में हमने 11.6% का ग्रोथ देखा है ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड। नाउ
अगर हम सर्विसेज की बात कर ही रहे हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, आईटी की बात हो, कंप्यूटर एक्सपोर्ट्स की बात हो, तो यहां पे एज पर द यूएनसीटीएडी, एज पर द यूएनसीटीएडी हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के हिसाब से हम सेकंड लार्जेस्ट हम एक्सपोर्टर हैं इन सेक्टर्स में, टेलीकम्युनिकेशंस में, कंप्यूटर में, इंफॉर्मेशन सर्विसेज में, और हम कमांड करते हैं 10.2%, 10.2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट मार्केट इन दीज सेक्टर्स, इन दीज सेक्टर्स हम कमांड करते हैं। एंड एज पर द यूएनसीटीएडी हमारा रैंक सेकंड नंबर पे है। भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी काफी कंट्रोल में है, 1.2% ऑफ द जीडीपी है इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर 2025। एंड व्हाई इज दिस अंडर कंट्रोल? Because of the rising receipts, because of the rising receipts, the services receipts and the interest, and also the what do you call, the remittances coming over here, coming to India. That is why हमारा जो current account deficit है, that is in a very comfortable position. ओके, जो एफडीआई ग्रॉस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोस की बात करें, सो अगेन रिवाइवल हुआ है, नाउ इंक्रीजिंग फ्रॉम अराउंड अबाउट $47.2 billion in the first 8 months to $55-56 billion in the same period of the first 8 months of fiscal year 2025, which is an year-on-year growth of around close to 18%, 17.9, but round off करके 18%. भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स अभी रोबस्ट हैं, $640 बिलियन के आसपास हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में हैं एज पर 31 दिसंबर 2024, एंड दिस इज वेरी सफिशिएंट। हमारे पास इंपोर्ट कवर अराउंड अबाउट 11 मंथ्स का है ऑफ इंपोर्ट, सो वी आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, राइट? एंड approximately 90% of the country's external debt. So this amount, $640 billion, is sufficient enough to repay, अगर जरूरत पड़ती है, repay 90% of India's external debt. अब debt उठाना तो बुरी बात नहीं है ना, debt उठाना for developmental purposes, for infrastructure purposes, that's not a bad thing. Every country will have debt. I mean, otherwise हमको suggest किया जाता है कि कभी भी इतना ज्यादा personal loan ना लो, इतना क्रेडिट कार्ड को यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए। बट फॉर अ कंट्री अगर डेट नहीं उठाएगी, अगर लोन नहीं उठाएगी, क्रेडिट नहीं उठाएगी, सो ऑफ कोर्स आई मीन वो कैपिटल और जो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है वो कैसे कर पाएगी? सो अ कंट्री नीड्स टू बी इन डेट, बट वो डेट सर्विसेबल होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास रोबस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। ठीक है, भारत का जो एक्सटर्नल डेट है वो भी स्टेबल रहा है पिछले कुछ 3-4 सालों में, और एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो हमारा कंसिस्टेंट रहा है अराउंड अबाउट, which is under 20%, around about 19.4%. ओके, अब हम मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट की बात करें। व्हाट इज मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट? सीधी सी बात है, यानी कि मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स जब ज्यादा हैं, व्हिच मींस कि जो आपके जब इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, तो आपका मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट होगा। मर्चेंडाइज ट्रेड सरप्लस कब होगा? व्हेन योर एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन द इंपोर्ट्स, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक in the first 9 months of fiscal year 25 and fiscal year 24 क्या दिया गया है, ठीक है? So let's have a look over here. So merchandise जो हमारे exports हैं, $317 billion थे the first 9 months of the fiscal year 2024, and almost same रहे हैं, $322 billion रहे हैं in the first 9 months of the fiscal year 2025, ठीक है? लेकिन अगर हम imports की बात करें, imports बड़े हैं, from $506 billion to $533 billion. So therefore definitely जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, तो ट्रेड डेफिसिट देखने के लिए हम क्या करेंगे? तो यानी कि $533 बिलियन हमारे इंपोर्ट्स हैं, ठीक है, एंड और 322 बिलियन डॉलर्स हमारे एक्सपोर्ट्स हैं। तो यानी कि इसको माइनस कर दो, तो यानी कि -211 हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है? सो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट मींस आपके जो इंपोर्ट्स हैं, देयर एक्सीडिंग, आपके जो इंपोर्ट्स हैं, बेग योर पार्डन, इंपोर्ट्स आर एक्सीडिंग देन एक्सपोर्ट्स, ठीक है? ओके, यहां पे और एक ग्राफ है, ये ग्राफ यहां पे क्या कह रहा है? ग्राफ यहां पे आपको ये बता रहा है, नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स परफॉर्म्ड वेल इन द फर्स्ट 9 months ऑफ द फिस्कल ईयर 2025, ठीक है? नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स फ्रॉम $255 बिलियन टू $273 बिलियन, और आपके जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स हैं फ्रॉम 230 टू $251 बिलियन। सो दिस इज समथिंग व्हिच हैज सीन एन इंप्रूवमेंट। सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज ट्रेड सरप्लस इन द फर्स्ट 9 months, ठीक है? तो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की बात करें, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज,
वो $281 बिलियन हुआ है फ्रॉम $252 बिलियन। सर्विसेज इंपोर्ट की बात करें, कुछ सर्विसेज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सो अगेन वो भी बढ़ा है फ्रॉम 132 टू 150। लेकिन अगर हम फिर भी बात करें तो सरप्लस में है, ठीक है, फिर भी बात करें बिकॉज 280 इज योर सर्विस एक्सपोर्ट एंड 150 इज योर सर्विस इंपोर्ट। सो 280 इज स्टिल ग्रेटर, यानी कि एक्सपोर्ट इज स्टिल ग्रेटर देन द इंपोर्ट, सो व्हिच मींस कि सर्विस में हमारा ट्रेड सरप्लस है, मर्चेंडाइज में हमारा ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन सर्विसेज में हमारा ट्रेड सरप्लस है। तो यानी कि $211 बिलियन हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन $131 बिलियन हमारा सर्विस ट्रेड सरप्लस है। ये आपको बात पता हो, ठीक है जी। नाउ अगेन सब्सटैंशियल फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास आ रही हैं। रिपैट्रिएशन, व्हिच मींस रिपैट्रिएशन में आपके रेमिटेंसेस भी आ जाते हैं, या जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स बाहर करी गई थी उसका रिटर्न हमको वापस आना, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको वापस आना, उसका जो हमको इंटरेस्ट पेमेंट्स भी आती हैं सारी की सारी। सो रिपैट्रिएशन में अगेन अ लॉट ऑफ रेमिटेंसेस आर आल्सो कमिंग अलोंग विद दैट जो ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज हैं। नाउ अप्रैल टू नवंबर 2024 में $56 बिलियन। नाउ वी हैव सीन अ पीक। फिस्कल ईयर 2021 में $82 बिलियन एफडीआई आ रहा था, फिस्कल ईयर 2022 में $85 बिलियन आ रहा था। तो देखा जाए तो डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, देखा जाए तो डिक्लाइन हुआ है, राइट। लेकिन अगर हम रिपैट्रिएशन की बात करें, रेमिटेंसेस की बात करें, लुक एट दैट, फिस्कल ईयर 2020 $18 बिलियन और अभी $40 बिलियन। सो फ्रॉम द लास्ट 5 इयर्स अगर हम रिपैट्रिएशन की बात करें तो बहुत ज्यादा हमारे यहां पे आई है, रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा आए हैं। और सर्विस सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर में सबसे मैक्सिमम एफडीआई इन्फ्लोज हुआ है। इनफैक्ट फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर में काफी एफडीआई इन्फ्लो हुआ है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में काफी हुआ है। तो ये सब सेक्टर्स दिए गए हैं, फॉलोड बाय नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सब यहाँ पे सेक्टर दिए गए हैं जहां जहां पे एफडीआई इन्फ्लो ज्यादा हुआ है। तो रिपैट्रिएशन इन्फ्लोज यानी कि वो पैसा जो कि देश में आता है जब इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस या इन्वेस्टर्स जो पैसा, जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया है, भारत के बाहर कमाया है, वो वापस लेके आते हैं, या कोई भी किस्म की इन्वेस्टमेंट्स जो कि बाहर से आती हैं उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिलता है। तो यानी कि फॉरेन इनकम हो सकता है, डिविडेंड्स हो सकता है, रेमिटेंसेस हो सकता है। रेमिटेंसेस यानी कि जो हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे दोस्त कहीं बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो जो वो पैसा अपने घर भेजते हैं, ठीक है, या वो कैपिटल जो कि प्रीवियसली किसी और कंट्री में इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो कैपिटल अब वापस हम यहां पे लेके आ गए हैं अलोंग विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सीएडी, करंट अकाउंट डेफिसिट, क्या होता है जब एक देश, सीधी सी बात है, जब एक देश ज्यादा फॉरेन करेंसी स्पेंड करे एज कंपेयर टू जितना उसने कमाया है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपने लेट्स से $100 बिलियन फॉरेन करेंसी कमाया है, आप $150 बिलियन फॉरेन करेंसी स्पेंड कर रहे हो, तो यानी कि आपका $50 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। तो यानी कि जो आउटफ्लो ऑफ मनी है, आउटफ्लो ऑफ मनी क्यों होगा? बिकॉज हम बाहर से सामान मंगाते हैं, गुड्स मंगाते हैं, सर्विसेज मंगाते हैं, उसके अलावा हम इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, उसके अलावा हम डिविडेंड्स पे करते हैं अगर हमने कुछ बाहर से उठाया है, पैसा उठाया, बोरो किया है। और रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस अगेन, अगर ये सब चीजें, आउटफ्लो ऑफ मनी एंड रेमिटेंसेस गोइंग आउट इज ग्रेटर दैन द इनफ्लो ऑफ द मनी फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड द रेमिटेंसेस कमिंग इन, सो व्हिच मींस कि पैसा बाहर भी जाता है। अब बात को समझो, अब आपने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है, ठीक है, सो दे हैव टू गो फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, या अगर आप बाहर कहीं टूरिज्म पर्पसेस के लिए जा रहे हो, सो ऑब्वियसली आप उनकी करेंसी बाय करोगे, ठीक है। सो विच मीन्स कि आप उनकी करेंसी बाय करोगे, सो डेफिनेटली आपकी करेंसी, सो विच मीन्स कि आप ऑब्वियसली यू आर सेंडिंग आउट योर करेंसी, ठीक है। सो देयरफॉर अंडरस्टैंड वन थिंग, रेमिटेंसेस इज समथिंग जो कि आते भी हैं, रेमिटेंसेस समथिंग जो जाते भी हैं, ठीक है। इन टोटालिटी जब आउटफ्लो ऑफ मनी जो है बिकॉज ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और बिकॉज हमने ज्यादा रेमिटेंसेस बाहर भेजे हैं, ज्यादा हमने करेंसी बाहर भेजी है, अगर वो एक्सीड करता है दैन द इनफ्लो ऑफ द पैसा, ऑफ इनफ्लो ऑफ द फॉरेन करेंसी जो कि हमने कमाया है बेस्ड अपॉन आवर एक्सपोर्ट्स, बेस्ड अपॉन आवर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। सो इसका फॉर्मूला है करंट अकाउंट डेफिसिट का ट्रेड डेफिसिट, यानी कि आपका जो मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट होता है, प्लस द नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर तो वो पॉजिटिव में है, बिकॉज नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव में भी हो सकती है, विच मीन्स कि आपको इंटरेस्ट आने की बजाय आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, विच मीन्स कि अगर आपको $10 बिलियन का इंटरेस्ट आना था, लेकिन उस आपने $10 बिलियन का इंटरेस्ट तो आ गया, लेकिन आपने $30 बिलियन का इंटरेस्ट बाहर भी दिया, क्या आपने देना था, इतना इंटरेस्ट पेमेंट में आपका खर्चा हो गया, तो मींस कि आपका जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो कितना हो गया, -$20 बिलियन, ठीक है। सो
ट्रेड डेफिसिट होगा, ट्रेड डेफिसिट हमेशा होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन डिपेंड ये करता है कि कितना हमारे पास नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ रहा है, प्लस हमारे पास नेट सर्विस ट्रांसफर्स कितने हैं, हमारे पास नेट रेमिटेंसेस कितने हैं जो कि उस करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस कर सके। ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, प्राइस एंड इन्फ्लेशन अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स। नाउ ये चैप्टर नंबर 4 है। आईएमएफ के द्वारा जो ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट है दैट हैज मॉडरेटेड टू 5.7%। 2022 में पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी पूरी तरह से नहीं हुई थी, यूक्रेन वॉर के कारण इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी इन्फ्लेशन थोड़ा ईज आउट हो चुका है, 5.7% पे है एज पर दी आईएमएफ। रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया, भारत में भी उसका रिडक्शन देखा है। रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन है ना, जो कि बेस्ड होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर, which is the change, the increase in prices in all the items, food, services, goods, whatever, everything, transportation, education, healthcare, etc. इसमें रिडक्शन देखने को मिला है फ्रॉम 5.4% इन फिस्कल ईयर 24 टू 4.9% इन फिस्कल ईयर 25। आरबीआई और आईएमएफ ने यह कहा है कि जो भारत का जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, वो ग्रेजुअली और आहिस्ता आहिस्ता अलाइन करेगा जो टारगेट रखा गया है 4% का इन फिस्कल ईयर 2026। नाउ देयरफॉर यहां पे अगेन सजेशन आया है इकोनॉमिक सर्वे में दैट क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दीज facets like floods happening, heat wave coming in early, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि विंटर्स में अभी गर्मी जल्दी आ चुकी है नॉर्थ इंडिया में, सो ये जो चीजें हैं एग्रीवेट हो सकती हैं, एग्रेरियन क्राइसिस एग्रीवेट हो सकता है। सो डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वैरायटीज दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द टाइम्स टू कम, और फार्मिंग प्रैक्टिसेस को एनहांस करना बहुत जरूरी है टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये एक्सट्रीम इराटिक इवेंट्स जो हैं ये होते रहेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। Now let's have a look at the softening core inflation and the headline inflation। तो CPI इन्फ्लेशन की बात करें, जो ग्रीन में डिनोटेड है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, ये दिस इज समवेयर अराउंड ओवर हियर, सीपीआई इन्फ्लेशन अप्रैल 2022 में समवेयर अराउंड 8%। ठीक है, ये अभी कितनी है, अभी दिस इज अराउंड अबाउट 10%। तो सीपीआई इन्फ्लेशन बड़ा है। कोर इन्फ्लेशन की बात करें, कोर इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है विच डज नॉट फैक्टर इन द वोलेटाइल कमोडिटीज लाइक फूड एंड फ्यूल। Core inflation, again core inflation was somewhere around the same, 8% back in fiscal year 2022। Core inflation अभी कम हुई है, core inflation from let's say from 8% ये अभी आई है somewhere less than 6%। alright, and now अगर हम बात करें WPI wholesale price index inflation की, from again wholesale price and so आप ये देख सकते हैं कि CPI, core inflation और WPI तीनों सेम ही रेंज में थी फिस्कल ईयर 2022 में, और अभी तक आते आते अगर हम WPI इन्फ्लेशन की बात करें, WPI इन्फ्लेशन बहुत कम हो चुकी है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 2% टू 2.5%, सो विच इज गुड न्यूज। नाउ अगेन कुछ ऐसे मेजर्स उठाए गए हैं, कुछ ऐसे सप्लाई साइड मेजर्स उठाए गए हैं, ठीक है, कुछ ऐसे सप्लाई साइड मेजर्स सरकार के द्वारा उठाए गए हैं इन ऑर्डर टू ईज द फूड इन्फ्लेशन। सीरियल्स की बात करें, स्टॉक लिमिट्स लगाए हैं वीट के ऊपर, देन ओपन मार्केट सेल स्कीम वीट और राइस के लिए इंट्रोड्यूस करी है। पल्सेस की बात करें, सेल अंडर द भारत ब्रांड, चना, मूंग एंड मसूर दाल, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट रखा है फॉर देसी चना, तूर, उड़द, मसूर एंड येलो दाल, एंड देन स्टॉक लिमिट्स के ऊपर भी इंपोजिशन लगाए हैं एज फार एज द तूर एंड देसी चना इज कंसर्न। वेजिटेबल्स की बात करें, प्याज के दाम, टमाटर के दाम सरकारों को हिला देते हैं, सरकारों को डिस्टेबलाइज कर देते हैं। सब्सिडाइज सेल रखा है अनियन एंड टोमेटो का, और बफर स्टॉक है अनियंस का, विच will keep a check and which will cool off the inflation because of these commodities। Now core inflation कुछ important terms जो कि आपको पता हो, which is measuring the long term increase in the prices of goods and services after removing the volatile products like food and fuel, तो उसको हम core inflation कहते हैं। ठीक है, ये एक क्लियरर पिक्चर हमको देता है ऑफ द अंडरलाइंग इन्फ्लेशन ट्रेंड इन अ कंट्री, इन एन इकोनॉमी, बिकॉज ये जो फूड और फ्यूल है ये वोलेटाइल कमोडिटीज हैं और ये फ्लक्चुएट करते हैं बिकॉज ऑफ फैक्टर्स लाइक वेदर कंडीशंस, जियोपॉलिटिक्स, सप्लाई शॉक्स, तो ये फ्लक्चुएट करेंगे। अभी मान लो कि यूक्रेन वॉर है, इजराइल का वॉर है, या मान लो कहीं पे फ्लड्स आ जाता है, तो ये जो फूड और फ्यूल प्राइसेस हैं दे विल ऑलवेज बी सब्जेक्ट। कल को लड़ाई ना भी हो, कल को लेट्स से कि लड़ाई ना भी हो, कल को कहीं भी दुनिया में लड़ाई नहीं हो रही है, देयर इज नो वॉर हैपनिंग, even then they would be subject to volatility, right? Understand that. Even if we say that, sir, we have bought so much of oil from Russia, we have a $61 billion trade deficit with Russia in the last fiscal year because of enormous quantity of oil which we have imported, will not that be sufficient in order to ensure कि हम inflation को beat कर देंगे? Well, you can never be certain because oil, gas, food, they will always be volatile.
ओके, सो कोर इन्फ्लेशन इज ओवरऑल इन्फ्लेशन माइनस इन्फ्लेशन फ्रॉम फूड एंड फ्यूल। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो जनरल इन्फ्लेशन अगर 6% है, लेकिन फूड और फ्यूल प्राइसेस दे इंक्रीज बाय 3%, तो जो कोर इन्फ्लेशन है दैट इज 6% माइनस 3%, विच इज 3%। देन सीपीआई की बात करें, यानी कि जो आपका एवरेज मूवमेंट हो रहा है, जो आपका एवरेज चेंज है इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि लोग बाय करते हैं फॉर डे टू डे कंजम्पशन, तो उसमें क्या एवरेज चेंज आ रहा है, उसको ट्रैक कौन करता है? सीपीआई ट्रैक करता है। तो हमको इस बात से समझ आता है कि भी हमारी जिंदगी कितनी ज्यादा महंगी हो रही है, कितनी ज्यादा सस्ती हो रही है, क्या कितनी महंगाई बढ़ रही है, वाकई में कितनी महंगाई बढ़ रही है, वो चीज कौन ट्रैक करता है? सीपीआई ट्रैक करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई इंडेक्स 3 तरह का होता है, अर्बन यानी कि जो प्राइस चेंजेस बड़े बड़े शहरों में हो रहे हैं, रूरल यानी कि जो प्राइस चेंजेस जो इन्फ्लेशन की जो बात गांव में हो रही है, और कंबाइंड यानी कि ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट फॉर द इकोनॉमी कंबाइनिंग द रूरल एंड द अर्बन। ठीक है, देन हेडलाइन इन्फ्लेशन, इसके बारे में आपको मैंने बताया, यानी कि ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ है प्राइसेस इन गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपका महीने का खर्चा 10,000 रुपए था और अब 11,000 रुपए है, वो एग्जाम्पल जो आपको मैंने शुरू में समझाया था, दैट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसमें सब कुछ आ जाता है। तो यानी कि हेडलाइन इन्फ्लेशन को ट्रैक कौन करेगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ट्रैक करेगा। यानी कि इसमें आपका फूड, फ्यूल, रेंट, क्लोथ्स, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ आ जाता है। नाउ अब अगेन एग्जांपल, लास्ट ईयर आपका एक्सपेंस इस महीने में 10,000 रुपए था, इस साल आपका एक्सपेंस 10,800 रुपए है टू बाय द सेम थिंग्स जो आप लास्ट ईयर ले रहे थे इसी टाइम ऑफ द ईयर में। तो यहाँ क्या आपका जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो कितना हुआ? 8% बढ़ा है, यानी कि 800 रुपए आपका खर्चा बढ़ा है। अगर आप 10,000 रुपए खर्चा कर रहे थे महीने का, अब आपका 10,800 हो चुका है, मींस कि आपका 800 रुपए का खर्चा बढ़ा है, विच मींस कितना परसेंट आपका खर्चा बढ़ा है? 8% खर्चा आपका बढ़ा है, 8% आपका खर्चा बढ़ा है। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन विल इंक्लूड एवरीथिंग इवन वोलेटाइल आइटम्स, कोर इन्फ्लेशन विल नॉट इंक्लूड द वोलेटाइल आइटम्स। तो ये डिफरेंस आपको याद हो, बेसिक डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि जो एवरेज चेंज है इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड इन बल्क बिफोर दे एंड अप रीचिंग द कंज्यूमर्स। तो यानी कि कितने एक्सपेंसिव हुए हैं प्रोडक्ट्स एट द सेलर लेवल, उसको ट्रैक करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स रखा गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चैप्टर के टुवर्ड्स बढ़ते हैं, मीडियम टर्म आउटलुक। और यहां पे बात करी गई है डीरेगुलेशन के ऊपर, यहां पे बात करी गई है कैसे हम अपने एमएसएमई सेक्टर को ड्राइव कर सकते हैं, डीरेगुलेशन को प्रमोट करके कैसे हम ग्रोथ का एटमॉस्फेयर लेके आ सकते हैं। तो ये कहते हैं कि जो भारत की अभी अर्थव्यवस्था की स्थिति है, दैट इज इन द मिडल ऑफ अ अनपैरेलल एंड अनप्रेसिडेंटेड चेंज एट अ टाइम जब ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन क्यों हो रहा है? because of geopolitical crisis, because of wars, because of the orientation of the advanced economies to turn inward, with Donald Trump coming, अमेरिका की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो और प्रोटेक्शनिस्ट होंगी। सो देयरफॉर बिकॉज ऑफ अ बंच ऑफ दीज फैक्टर्स, दुनिया इज अगेन हेडिंग टूवर्ड्स दैट डी ग्लोबलाइजेशन फेज। सो देयरफॉर अगेन ये एक बहुत सेंसिटिव फैक्टर है which will demand immense amount of realignment and readjustments for the Indian economy as well. नाउ अब विकसित भारत की हमारी बात आती है कि हमने 2047 तक विकसित भारत बनना है। विकसित भारत बनने के लिए हमको कंसिस्टेंटली हमको 8% जीडीपी ग्रोथ रेट पे ग्रो करना पड़ेगा टिल 2047, राइट? सो देयरफॉर आई मीन ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज कोई 1-2 साल का नहीं है कि 8% हमने बस 1-2 साल ग्रो करना है। फॉर एटलीस्ट 10 साल, 15 साल, 20 साल हमको 8.5, 9% पे ग्रो करना पड़ेगा, कंसिडरिंग all the vulnerabilities and all the geopolitical crises all around the world, right? That is something which you have to consider. So medium term growth outlook है भारत के लिए, so भारत would have to factor in the new global realities. What are the new global realities? The global economic fragmentation. चाइना की इकोनॉमी का डिक्लाइन जरूर था, चाइना की इकोनॉमी स्लो जरूर थी, चाइना ने अपना लॉकडाउन बहुत देर बाद खोला, लेकिन चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है, हम चाइना +1 की बात करते हैं, ठीक है, वी टॉक अबाउट चाइना +1। जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, दे टॉक अबाउट कि हमने अपनी जो सप्लाई लाइंस हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग लाइंस है, असेंबली लाइंस हैं, वो भारत में लेके आनी है और इमर्जिंग इकोनॉमीज में लेके आनी है। चाइना में वी डोंट वांट टू कंसंट्रेट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। However, that is going to take time. That is definitely going to take a lot of time. तो चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्राउएस है, जो चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, वो इतनी जल्दी तो कम नहीं होने वाली है। नो डाउट कि चाइना अभी थोड़ा स्लो डाउन में है। दैट इज नॉट गोइंग टू टेक अवे द फैक्ट दैट चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी इज मच मोर बेटर देन इंडिया।
ठीक है. So therefore again on the top of it we also have to do this transition. We have to do this transition towards the renewable energy. We also have to meet our targets for the for your net zero as well, for the carbon neutrality as well. राइट. सो इंडिया को सिस्टमैटिक तरीके से डीरेगुलेट करना पड़ेगा ताकि एक नया मोमेंटम हम लेके आ सकें फॉर आवर एमएसएमई सेक्टर, जो कि हमारे ग्रोथ ड्राइवर्स बनेंगे. एंड अल्टीमेटली हमको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 पे एम्फसाइज करना पड़ेगा इस बारी for the MSME sector. Now, not for the big corporates, but now for the MSME sector, we would have to systematically do a lot of deregulation. We would have to do less of involvement of the government in various sectors, in various fields, ताकि facilitative माहौल बनाया जा सके और जो MSME sector है उसको confidence मिले to invest and to grow. Because MSME is the backbone of our economy. MSME contributes a lot, 45 to 50% towards the GDP is contributed by the MSME sector. ठीक है. सो स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर बहुत एम्फोसिस किया जाएगा. सो आई वोंट बी सरप्राइज कि कल के बजट में देयर इज अ लॉट ऑफ इम्पेटस गिवन टू द स्मॉल बिजनेसेस. नाउ अगेन यहां पे दो फेजेस की बात करी गई है, फेज 1 एंड टू बी परस्यूड इन फेज 2. तो फेज 1 में ये ऑलरेडी परस्यू किया जा चुका है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 1 मतलब 1.0 2014 में मोदी जी जब से आए हैं तब से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है. यानी कि कंप्लायंस बर्डन कम कर दिया गया है. आगे से जो सिस्टम्स हैं उनको और स्ट्रीमलाइन बना दिया गया है. जाने के जो मतलब रिडंडेंट या ऑब्सोलीट लॉस थे या पॉलिसीज थी उनको बिल्कुल हटा दिया गया है. सिस्टम को ज्यादा डिजिटाइज कर दिया गया है. डिजिटल मींस ऑफ इंटरैक्शन है कि यानी कि जो इंस्पेक्टर राज वाला जमाना था 1991 से पहले, या जो इंटरफेरेंस रहता था सरकारी कर्मचारियों का, वो बिल्कुल हटा दिया गया है. अब आप देखो, आपने इनकम टैक्स भरना है, आपकी जो इंटरफेरेंस है, जो इंटरैक्शन है विद द इंस्पेक्टर ऑफ द इनकम टैक्स और विद द इनकम टैक्स एम्प्लॉय, वो बिल्कुल मिनिमम हो गया. एवरीथिंग हैज बिकम फेसलेस एंड डिजिटल. एंड प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स, तो स्पेशल बेनिफिट्स दिए गए हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स दिए गए हैं. ठीक है. नाउ यानी कि एक रेड कारपेट दिया गया है कि भाई आके इन्वेस्टर्स यहां पे इन्वेस्ट करें, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़े. उसके लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी काफी हद तक करी गई हैं, काफी चीजें और हैं जो कि आगे करी जाएंगी. अब फेज 2 में क्या परस्यू करना है? लिबरलाइज करना है स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रोल्स को, यानी कि मिनिमम नेसेसरी और मैक्सिमम फीजिबल नॉर्म्स लेके आने हैं. देन मिनिमम नेसेसरी एंड मैक्सिमम फीजिबल नॉर्म्स, यानी कि मिनिमम नेसेसरी नॉर्म्स यानी कि इतने फालतू के नॉर्म्स ना हो, इतने अननेसेसरली इतनी झंझट और इतनी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, लेकिन ऐसे नॉर्म्स हो जो कि इजीली और फ्लेक्सिबली अडॉप्ट किए जा सके. देन लीगल सेफगार्ड्स फॉर एनफोर्समेंट, इंश्योरिंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाया द हायरार्की ऑफ सेफगार्ड्स. देन रिड्यूसिंग द टैरिफ और फीस, कोई भी अगर फीस या टैरिफ्स है जो कि सरकार को देना पड़ता, जो कि सरकार को किसी बिजनेस को देना पड़ता है, सरकार को देना पड़ता है इतना टैरिफ या फी, उसको कैसे हटाया जा सकता है. अननेसेसरली हर जगह पे कोई फीस ना देनी पड़े, कोई लाइसेंस फीस ना देनी पड़े किसी एमएसएमई को, किसी स्मॉल उद्योगपति को, स्मॉल बिजनेसमैन को, उस चीज का खास ख्याल रखा जाएगा. एंड देन यूजिंग रिस्क बेस्ड रेगुलेशन, सो टेलरिंग द लीगल नॉर्म्स ताकि जो रिस्क प्रोफाइल है उसको मिनिमाइज किया जा सके एंड थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व किया जा सके इन टर्म्स ऑफ लाइक डूइंग सम बैकग्राउंड चेक्स एज वेल. ओके, नेक्स्ट चैप्टर है इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. कीप इट गोइंग, कीप द मोमेंटम गोइंग, कीप द डाइस रोलिंग. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे आपको मैंने बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इलेक्शंस के बाद भी बढ़ा है 8.2%. कैपिटल एक्सपेंडिचर इज समथिंग जो कि आपका एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर होता है. ठीक है. नाउ दैट हैज ग्रोन एट अ रेट ऑफ 38.8% फ्रॉम द फिस्कल ईयर 2020 टू फिस्कल ईयर 2024. तो पिछले 4 सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये बढ़ा है ऑन इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स. रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें तो 2031 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क ले डाउन किया गया था बिटवीन अप्रैल एंड नवंबर 2024. 70 न्यू पेयर्स ऑफ वंदे भारत ट्रेन्स हैव बीन मेड फंक्शनल बिटवीन अप्रैल टू अक्टूबर 2024. 5,853 किलोमीटर ऑफ रोड्स बनाई गई हैं इन द टाइम पीरियड ऑफ अप्रैल टू दिसंबर 2024. और साथ के साथ और प्लॉट्स और लैंड एक्वायर किया गया है फॉर सेटिंग अप मोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स. एंड देन रिन्यूएबल एनर्जीज, द बेस्ट थिंग व्हिच आई रेड इन दिस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सर्वे वाज दैट अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, सो नाउ आई एम वेरी हैप्पी टू से that 47% of the installed
energy capacity, electricity capacity is being driven by the renewable energy. That is something which is very good. The share of renewable energy in India's total installed capacity is 47%. Now, schemes like Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana and the Har Ghar Bijli Yojana, that has also improved electrification in rural households and in also the poor urban households, right? सो अगेन रियल एस्टेट की बात करें, रेरा के आने के बाद, रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट के आने के बाद इंश्योर किया गया है रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा सके। एंड एज ऑफ जनवरी 2025 लगभग 1.38 लाख रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर कर दिया गया है जो कि पहले अनरजिस्टर्ड थे। ओके, अगेन स्पेस की बात करें, हमारे बहुत एम्बिशियस स्पेस मिशंस हैं। हमारा स्पेस विजन 2047 भी है, अपकमिंग गगनयान मिशन है, चंद्रयान 4 लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है। अगेन अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये टेक्नोलॉजी में, साइंस में, स्पेस में, न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। ये एक कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग और ग्रोइंग प्राउएस को रिफ्लेक्ट करता है। और अगेन ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में लाखों करोड़ों की अकेला सरकार नहीं उठा सकती है। Now, this whole investment has to be in a PPP mode, has to be driven by public-private sector participation. Private sector would have to play the role. Private sector would have to come up and would have to bridge the gap. Okay, then हम बात करें जल जीवन मिशन की। So, rural infrastructure में, as you can see, अब clean, safe pipe drinking water अब 15.3 करोड़ households को पहुंच रहा है। In a span of 5 years, 12 करोड़ households और अब इस पर्टिकुलर एम्बिट में आए हैं जिनको ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है। एंड जो स्टेट जिन्होंने फुल कवरेज कवर करी है अंडर द जल जीवन मिशन, ये 8 स्टेट्स हैं, ये 8 स्टेट्स हैं। प्लीज यहां पे नोट कर लेना, सोशल सेक्टर स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं। नाउ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ विलेजेस अचीविंग द ओपन डेफिकेशन। ओपन डेफिकेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल वेरी हैप्पी टू से कि जम्मू कश्मीर लद्दाख more than 75% of the households they are free from open defecation, right? So they have toilets, they have clean toilets. अगर आप देखेंगे मैप को ध्यान से, 31st मार्च 2024 और 22nd नवंबर 2024 कितना डिफरेंस हुआ? 8 मंथ्स का, 8 to 9 मंथ्स का, 8-9 महीनों में आप देखिए कि रैपिडली जो ग्रीन, जो मैप में ग्रीन एरियाज जो हाईलाइटेड है मोर देन 75% वो बढ़ गए हैं। ठीक है, यानी कि आप देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, केरला, नॉर्थ ईस्ट में कितने सारे घर हैं जो कि अब ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं। और अगर हम 50 to 75% कैटेगरी की बात करें तो मेजरली हम देख सकते हैं कि ये जो लाइट ब्लू कलर है 50 to 75%, ये भी काफी बड़ा है, which means within a span of 8-9 months, I know because of election season as well, काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है in terms of the open defecation free status as well. एंड देन अगेन यहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रोग्रेस स्वच्छ भारत मिशन के अंडर करी गई है, चाहे वो डोर टू डोर सॉलिड वेस्ट कलेक्शन है, वेस्ट प्रोसेस की बात हो, टॉयलेट्स बनाने की बात हो, लैट्रिन्स बनाने की बात हो, सिटीज इनको ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर किया गया है, तो वो बड़े हैं। लुक एट दैट, 2016-2017 से लेके जो फिगर है, सिंगल डिजिट फिगर था, यहां पे चलो डबल डिजिट था, ये कितना ज्यादा इनॉर्मसली ये फिगर्स बढ़े हैं, बहुत रैपिडली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है अगर हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। ऑलराइट, देन कुछ स्कीम्स हैं, फॉर एग्जांपल आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, 1.18 करोड़ घर बनाए गए हैं। अर्बन मोबिलिटी की बात करें, मेट्रो रेल सिस्टम्स and round about 1000 kilometers are currently operational in 23 cities. Then अटल मिशन फॉर रीजनोवेशन, अमृत मिशन की बात करें, जिसके चलते टैप वाटर कवरेज हैज इंक्रीज टू 70%। ठीक है, सो अगेन काम चल रहा है, काम बहुत ज्यादा हो रहा है, सो वी नीड टू रियली अप्रिशिएट दिस वर्क। नाउ बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है भारत सरकार को कि भाई भारत में करप्शन बहुत है, काम नहीं हो रहा, लेकिन काम बहुत स्लो होता है। भारत में काम इतनी तेज गति से हम करना चाहते हैं, लेकिन बाय द टाइम वो इंप्लीमेंट होता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है, काम हो रहा है। सो इकोनॉमिक सर्वे, चाहे आप कह लीजिए कि वो पेपर डॉक्यूमेंट है, एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, लेकिन ऑन पेपर इट लुक्स वेरी गुड। इट पेपर, आई मीन बाय फार जितने भी इकोनॉमिक सर्वे मैंने अभी तक पढ़े हैं, दिस इकोनॉमिक सर्वे सीम्स टू बी वेरी प्रॉमिसिंग, very promising as far as infrastructure is concerned, as far as the opportunities for the MSME sector is concerned, as far as opportunities for even the workers is concerned, because आगे जाके हम बात करेंगे AI के बारे, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे, बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे, all about business reforms. तो industrial sector is expected to grow by 6.2%, which will be driven by more growth in electricity, more consumption of steel, more consumption of fertilizers, more consumption of electricity. And the government has also been actively promoting smart manufacturing and the industry 4.0, the Internet of Things, supporting the establishment of Samarth Udyog centers as well. Okay, अगर हम ऑटोमोबाइल सेल्स की बात करें, डोमेस्टिक सेल्स 12.5% बढ़ी हैं।
इनफैक्ट स्मार्टफोन्स की बात करें, 99% स्मार्टफोन्स अब मैन्युफैक्चर यहीं पे किए जाते हैं, इंडिया में किए जाते हैं, चाहे वो एप्पल की फोन की बात करें, विच मीन्स कि हमारी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स कम हुई है। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का भी काफी ग्रो करा है एट अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 17.5%। ओके, तो टोटल अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें, टोटल टर्नओवर फिस्कल ईयर 24 में टर्नओवर कितना था? 4.17 लाख करोड़, which is growing at an average rate of 10.1% in the last 10 years, in the last 5 years, beg your pardon। और एक बहुत अच्छी बात, इस बात के लिए इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था, इंडिया की बहुत निंदा की जाती थी कि जहां तक बात होती है ना पेटेंट्स की, जहां तक बात होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफी मजाक उड़ाया था इंडिया का, अभी भी इंडिया का बहुत मजाक उड़ाया जाता है एडवांस्ड इकोनॉमीज के द्वारा कि हम पेटेंट्स ज्यादा मतलब हम अलाउ नहीं करते हैं, हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, हम ज्यादा ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करते हैं, हम पेटेंट्स रजिस्टर नहीं करते हैं। विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट क्या कहती है कि इंडिया इज एट नंबर 6 अमंग द टॉप 10 पेटेंट फाइलिंग ऑफिसेज ग्लोबली। नंबर 6 पे है इंडिया। इन द पास्ट अमेरिका ने, एडवांस्ड इकोनॉमीज ने हमारा काफी मजाक उड़ाया, लेकिन आप देखिए इंडिया नंबर 6 पे आ चुका है इन टर्म्स ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड एंड पेटेंट्स रजिस्टर, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, कॉपीराइट रजिस्टर्ड। अभी आपको मैं ग्राफ में भी दिखाऊंगा। देन आपका एमएसएमईज को अगेन हैंड होल्डिंग देने के लिए ये जो आत्मनिर्भर भारत फंड है 50,000 करोड़ का, ये कॉर्पस दिया गया है, राइट। सो एमएसएमईज के ऊपर बहुत एम्फेसाइज है। बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स की बात करें, यहां पे नीचे पढ़े, मोर देन 100 ऑप्टिमिस्टिक, लेस देन 100 पेसिमिस्टिक। तो बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स Q1 2022-23 का ये वैल्यू लगभग 135 के आसपास है, 130-140 के बीच में। नाउ ये वैल्यू अगेन है तो ऑप्टिमिस्टिक, अभी 120 के आसपास है, which is a drop in value of 15 from 135 to 120, but again optimism थोड़ा सा कम जरूर हुआ है by Q3 of 2024-25, but again fairly optimistic, business expectations fairly optimistic। And let's have a look at the intellectual properties as well over here। पेटेंट्स फाइल्ड आप देख सकते हैं। अब देखिए पेटेंट्स फाइल्ड और पेटेंट्स ग्रांटेड में कितना अंतर था, ये देखिए 2016-17 में, मतलब पेटेंट्स फाइल्ड अगर लगभग 45 थे तो 15 पेटेंट्स को ही ग्रांट किया गया था, 15 पेटेंट्स को ही ग्रांट मिला था। अभी 2023-24 में देखिए जितने पेटेंट्स फाइल किए गए हैं लगभग उतने ही पेटेंट्स को ग्रांट मिला है। सिमिलरली अगर ट्रेडमार्क्स की बात करें, अब ज्यादा ट्रेडमार्क्स फाइल किए जा रहे हैं और ज्यादा ट्रेडमार्क्स भी रजिस्टर हो रहे हैं। सिमिलरली कॉपीराइट्स की बात करें, अगेन नेक टू नेक चल रहा है, जितने कॉपीराइट्स फाइल किए गए हैं उतने ही कॉपीराइट्स, और ये थाउजेंड्स में नंबर है, ये थाउजेंड्स में है, सारे के सारे थाउजेंड्स में है। ऐसा नहीं है कि 40 पेटेंट ही फाइल हुए हैं, 40,000 की बात हो रही है। तो मींस कि अब यहां पे हमारा रैंक बेटर हो रहा है। देन कंजम्पशन की बात करें, सीमेंट कंजम्पशन की बात हो, स्टील कंजम्पशन की बात हो, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करने के लिए सीमेंट और स्टील का कंजम्पशन तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। तो अगर जितना सीमेंट और स्टील का कंजम्पशन हो रहा है उतना लेबर भी हायर हो रहा है, और डेफिनेटली उतना ही हमारी ग्रोथ भी हो रही है, उतना ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है। देन बात करेंगे सर्विसेज की, सर्विसेज न्यू चैलेंजेस ऑफ एन ओल्ड वॉर हॉर्स। सर्विसेज की बात करें, सर्विस सेक्टर हमेशा से हम बहुत ही इसमें आगे रहे हैं, सर्विस सेक्टर ड्रिवन ग्रोथ भारत का पिछले 22 सालों से रहा है। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ द टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड has risen from 50% in fiscal year 14 to 55% in the fiscal year 2025। एवरेज ग्रोथ रेट सर्विस सेक्टर का 8% है इन द प्री पैंडेमिक ईयर्स फ्रॉम 2013 टू 2020। नाउ इन द पोस्ट पैंडेमिक पीरियड हमारा जो ग्रोथ रेट है अगेन सेम रहा है, 8.3% रहा है, विच मींस सर्विस सेक्टर हैज बीन कंसिस्टेंट इन द लास्ट 11-12 ईयर्स। भारत का लगभग 4.3% शेयर है ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में 2023 में, और भारत नंबर 7 में आता है। अगर हम ग्लोबल एक्सपोर्ट्स की बात करें, भारत का नंबर 7 पे आता है। भारत का जो सर्विस लेड एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ है दैट हैज सर्ज टू 12.5-13%, अप्रोक्सीमेटली 13% इन the first 8-9 months of 2024, and which is an increment from 5.5%, so which means कि हमारा almost double हुआ है, from 5.7% to 12.8%, ज्यादा हुआ है, डबल से ज्यादा हुआ है हमारा जो सर्विस एक्सपोर्ट ग्रोथ है। अगर हम द पीरियड बिटवीन अप्रैल टू दिसंबर 2023 की बात करें, कंपेयर दैट टू अप्रैल टू नवंबर 2024, तो हमारा सर्विस एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ा है। Information और computer related services they have also grown at a trend rate of 12.8%. So gross value addition इस सेक्टर में भी डबल हुआ है। Gross value addition has doubled from 6.3% to 10.9%. Increasing trend of services sector share in the gross value addition.
राइट? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका अगर परसेंटेज की बात करें फ्रॉम 50% दिस हैज ऑलमोस्ट इंक्रीज टू 55%. भारत का इंक्रीजिंग शेयर इन ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम 1.9% in 2005 we have risen to 4.3%, although not something which is to be felt very proud of. We can do certainly do much more better. पिछले 20 सालों में अगर हमने 3 times या less than 3 times 2.5 times ग्रो करा है, we have the potential to grow much more. ना अब कुछ नए चैलेंजेस हैं अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें. आजकल ऑफशोर वर्क का जमाना है, वर्क फ्रॉम होम का जमाना है, वर्किंग रिमोटली का जमाना है. कंपनीज आजकल ट्रेनिंग के लिए एम्प्लॉयज को आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री हायर करना चाह रही हैं. बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं वो अपने वहाँ पे लेबर को नहीं लेकिन यहाँ पे इंडियन लेबर को हायर करते हैं इन द सर्विस सेक्टर. सो ये चैलेंजेस रहते हैं बिकॉज जो ट्रेडिशनल जो ट्रेनिंग मॉडल्स होते हैं उसमें ये चैलेंज नहीं होता. बिकॉज जो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग मॉडल्स होते हैं वहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में इंटरेक्शन होता है, लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है और नॉलेज गैप्स भी कम होते हैं. लेकिन अभी क्योंकि ऑफशोर वर्क पिछले 4-5 सालों से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड इन टर्म्स ऑफ अप्रेंटिसशिप ये चैलेंज काफ़ी देखने को रहेगा. और अभी ना इंक्रीजिंग डिमांड है कि भाई वन स्टॉप शॉप, कि भाई एक ही जगह पे मुझको सारे के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाए. तो यानी कि अगर मैं कोई ऐसे सर्विस का फायदा उठाना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट अगर मैं कहीं से ले रहा हूँ तो मुझको एक ही जगह पे सारे के सारे जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं. तो क्लाइंट आज के टाइम पे एंड टू एंड चाहता है. तो फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप स्लीपी क्लासेस में आए हो तो स्लीपी क्लासेस आपको सारी की सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ऑफर करेगा, चाहे वो स्टेट पीसीएस की हो, चाहे वो यूपीएससी की हो. तो अभी जमाना है एम्बेडेड सर्विसेज का, कि वन स्टॉप शॉप, कि आप एक ही जगह से सारे के सारे अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को प्रोडक्ट्स दो, सर्विसेज दो जो कि वो कंज्यूम कर सकें. ओके, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट की बात करें, सेक्टर ऑफ द फ्यूचर. नाउ अगेन एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी सेक्टर. लेट तो नहीं हो रहे हो, बोर तो नहीं हो रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा रह गया है. आई नो घंटे से ऊपर हो गया टाइम, लेकिन अब इकोनॉमिक सर्वे आया है, इतना तो डिस्कस करना बनता ही है. ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेना. अगर अभी नींद आ रही है कल सुबह उठ के देख लेना. एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी सेक्टर ये कंट्रीब्यूट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 16% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी फॉर द फिस्कल ईयर 2024. हाई वैल्यू सेक्टर्स जैसे कि हैं हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक, फिशरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स हैं फॉर ड्राइविंग दी ओवरऑल एग्रीकल्चर ग्रोथ. खारिफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2024 में बड़ा है. राइट नाउ देयर इज अ कंसर्न कि जो राबी जो प्रोडक्शन है, बिकॉज अभी इतनी ज्यादा सिवियर विंटर्स नहीं पड़ी नॉर्थ इंडिया में. सो अगेन जो राबी जो हमारा हार्वेस्टिंग होगा अभी अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, दैट might be very that figure might not be very good. That figure might be little disturbing. Fisheries, they have grown. Fishery sector जो है that has grown at a highest CAGR, compounded annual growth rate of 8.7%, followed by livestock. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो डिस्कस करी गई है कि जो एनएफएसए है, एनएफएसए जो 2013 में कानून बनाया गया था और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये जो पॉलिसी बनाई गई थी बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक के बाद एक हैंड होल्डिंग और एक सपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी गरीब लोगों को, माइग्रेंट्स को, कि उनके पास फ्री में अनाज हो, आटा दाल रोटी वगैरह सब कुछ हो. अब ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच अभी भी आगे कंटिन्यू की जाएगी. इनफैक्ट सरकार ने ये अनाउंस किया है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है वो और 5 साल कंटिन्यू की जाएगी, विच इज अगेन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी. तो अभी और 5 साल ये सर्विस कंटिन्यू की जाएगी, विच विल नॉट ओनली इंश्योर फूड सिक्योरिटी बट ऑल्सो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एज वेल. ओके, नाउ अगेन यहाँ पे इंटरेस्टिंगली जो ग्राफ में हम फिगर देख रहे हैं, जो फार्मर्स हैं, है ना, जो फार्मर्स हैं जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, वो अब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट उठा रहे हैं. वो नॉन इंस्टीट्यूशनल नहीं, बट देखो शेयर ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट 1950 से लेके 2022 में कितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है. एट द सेम टाइम जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, यानी कि जो मनी लेंडर्स थे, जो आरतीए होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, जो महाजन होते हैं आसपास गांव में, उनसे अब उधार उठाना किसानों ने कम कर दिया, विच इज वेरी गुड कि किसान जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल तरीकों से क्रेडिट उठा रहे हैं. And then growth in the credit flow to the small and marginal farmers from 3.47 lakh crore in fiscal year 2015, अब जो टोटल अमाउंट इन लोन फार्मर्स को दिया जा रहा है, दैट इज मोर देन 14 लाख करोड़. ठीक है, अगेन इंक्रीज इन एरिया अंडर माइक्रो इरिगेशन 2005-10 के मुकाबले अगर हम 1000 हेक्टेयर्स की बात हो रही है, आज हम 7000 हेक्टेयर से ज्यादा की जो जमीन है, वी आर पुटिंग दैट अंडर माइक्रो इरिगेशन, which is also helping us to save a lot of precious resource, which is water. So we being very mindful of that. Drip irrigation और micro irrigation technologies का हम पूरा भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं. Then climate and environment की बात करें, adaptation matters. अब क्या हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं विकसित भारत की, हम डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमी इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच डिपेंडेंट कि हम कैसे
हम सस्टेनेबल पाथ पे चल सकते हैं, हम डेवलपमेंट का पाथ उठाना चाहते हैं, और भारत अभी ऐसे एक पोजीशन पे है, एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पे हम शोकेस कर सकते हैं. वी कैन शोकेस दैट यस वी आर एडवांसिंग टुवर्ड्स ग्रोथ, वी आर एडवांसिंग टुवर्ड्स हायर जीडीपी ग्रोथ, बट इन अ वेरी सस्टेनेबल वे, राइट. सो इसके लिए हमको अपने जो क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा. हमको फंडिंग भी सीख करनी है ताकि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है हमारी मदद करें इन टर्म्स ऑफ मिटिगेशन एंड इन टर्म्स ऑफ अडेप्टेशन टू द क्लाइमेट चेंज. अब मैंने आपको बताया कि 47% इंस्टॉल कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी की आज भारत में रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के कारण है, विच इज अ बिग इंप्रूवमेंट. हमने अपने जो टारगेट से टुवर्ड्स 2030 जो सेट करे थे वो आज ही ऑलरेडी हम मीट कर चुके हैं. अब ये जो डेटा है आपको बहुत काम आने वाला है. GS3 में जो एनवायरमेंट वाला पार्ट आता है उसमें भी आपको ये डेटा बहुत काम आने वाला है. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने 2024 की रिपोर्ट में कहा था कि हमने एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.29 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट क्रिएट करा है बिटवीन 2005 एंड 2023. देन ये जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो मंत्रा है जो कि G20 पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया भर को दिया था, एस्टिमेट किया जा रहा है कि इस कंजर्वेटिव अप्रोच से जहां पे हम उतना ही कंज्यूम करें जितनी रिक्वायरमेंट है और वेस्टफुल हम एक्सपेंडिचर ना करें, और हम थोड़ा सिंप्लिसिटी और सस्टेनेबल लाइवलीहुड के टुवर्ड्स, सस्टेनेबल और सिंपल लाइफस्टाइल के टुवर्ड्स बढ़े, इसके करके एस्टिमेट ये लगाया गया है दैट ग्लोबली $440 बिलियन सेव किए जा सकते हैं बाय अडॉप्टिंग अ वेरी सिंपल एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल. सो मिशन लाइफ will be very very beneficial in terms of India to meet its sustainable development goals and also in terms of maintaining its climate change goals. All right, now one major red flag which I can see over here is that जो advanced countries है ना, ये mitigation है, ये adaptation है. तो यानी कि blue वाला mitigation है percentage और जो gray वाला है वो आपका adaptation का है. जो advanced developed economies है ना, वो जो ज्यादा पैसे हैं, वो ज्यादा पैसे जो दे रहे हैं, वो ज्यादा पैसे कहां पे दे रहे हैं? दे आर गिविंग मोर परसेंटेज ऑफ फंड्स टुवर्ड्स मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज रादर देन आप अडेप्टेशन पे भी फोकस करो. बिकॉज ये अंडरस्टैंड वन थिंग कि अब मिटिगेट तो नहीं हो पाएगा, जितना मर्जी आप कोशिश कर लो. अब जो मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज का जो प्रभाव है, जो इंपैक्ट है, वो हम दुनिया भर में देख रहे हैं. लेकिन अब नाउ इज ऑल्सो द टाइम कि हम यानी कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो डेवलपिंग इकोनॉमीज का हेल्प करें कि इन टर्म्स ऑफ कैसे आप अडाप्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज. वो अडाप्टेशन के लिए भी बहुत सारी फंडिंग की रिक्वायरमेंट है. अब बात करते हो ग्रीनर टेक्नोलॉजीज की. अब वो ग्रीनर टेक्नोलॉजीज को अडाप्ट करने में भी बहुत सारी आपको फंडिंग चाहिए. अब बात करते हो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे हम लेस कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. अगेन उसके लिए भी हमको बहुत सारी फंडिंग चाहिए. परसेंटेज ऑफ फंडिंग going towards your mitigation is much more than the percentage of funding going towards the adaptation. This is something which is a cause of concern. भारत ने अपना adaptation related expenditure has also बढ़ाया है from 3.7% to 5.6% of GDP. Understand one thing, ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है. क्यों? Because भारत के अपने अभी प्रायोरिटीज बहुत ज्यादा हैं, पॉवर्टी एलिवेशन के गोल्स हैं, हमने अभी इंडस्ट्रियलाइज्ड होना है. लेकिन अगर इतना परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम टुवर्ड्स अडेप्टेशन लगा रहे हैं of the impact of climate change, so we also expect a lot of support coming in from Europe and also from North America. And then progressing towards renewable energy, तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो अपना हमारा टारगेट है वो काफी हद तक अपना टारगेट हम मीट कर चुके हैं. ऑलमोस्ट 47%. तो हमारा टारगेट बाय 2030 is कि 50% हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी वुड बी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज. ऑलमोस्ट 47% अचीव कर चुके हैं. आई एम श्योर in the next 5 years we will be able to achieve more than 50% of installed capacity because of non-fossil resources. देन सोशल सेक्टर की बात करें, एक्सटेंडिंग रीच एंड ड्राइविंग एम्पावरमेंट. बस खत्म होने वाला है, 5-10 मिनट का टाइम दीजिए. आई नो दैट कि बहुत लंबा हो गया था. सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर जो सरकार का है कंबाइंड फॉर द सेंटर एंड द स्टेट्स, वो बड़ा है. दैट हैज इंक्रीज्ड एट अ CAGR of 15% इन द लास्ट 4 फिस्कल्स. गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है? बेसिकली एक स्टैंडर्ड है, एक पैरामीटर है जो कि मेजर करता है दी इनइक्वालिटी इन अ कंट्री. ठीक है, तो यानी कि अगर मान लो कि गिनी कोएफिशिएंट अगर 0 है तो मींस कि भी इक्वालिटी है, अगर गिनी कोएफिशिएंट 0 से 1 है तो मींस इनइक्वालिटी है. ठीक है, तो गिनी कोएफिशिएंट व्हिच इज अ मेजर ऑफ इनइक्वालिटी, ये कंसिस्टेंटली डिक्लाइन कर रहा है रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में भी. ठीक है, गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ा है, इंटरेस्टिंगली 29% से 48% बढ़ा है. और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमारा कम हुआ है. अगेन ये जो पर्टिकुलर आपका जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आपको GS1 और GS2 में दोनों में काफी काम आने वाले हैं, जहां पे आपका सोशल सेक्टर आ जाता है और जहां पे आपके गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं. वहां पे हेल्थ केयर की जब बात आती है तो ये डेटा जो है प्लीज इसको नोट कर लेना, प्लीज इसको रट्टा मार लेना.
आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर यानी कि वो खर्चा जो कि एक आम आदमी अपने जेब में से करता है, बिकॉज उसके पास इंश्योरेंस नहीं है, उसके पास सरकारी कोई फैसिलिटी नहीं है, सरकारी बीमा नहीं है। तो यानी कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो 63% से 39% तक गया है, विच इज ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। तो यानी कि फाइनेंशियल हार्डशिप और फाइनेंशियल लायबिलिटी आम इंसान की कम हुई है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। सो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए। देन लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया गया है टू इंश्योर कि जो बजट है ग्राम पंचायत लेवल्स तक भी पहुंच सके, और जो ग्राम पंचायत हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी एक्टिव रोल निभा सकें, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके इन टर्म्स ऑफ मीटिंग दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, देन यहां पे हम देख सकते हैं द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज देख सकते हैं। लड़कियों के लिए शौचालय बनाना, लड़कों के लिए शौचालय बनाना, हैंड वॉश फैसिलिटी होना, लाइब्रेरी रीडिंग रूम्स होना। तो ये सब जो सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स हैं, दिस इज ऑल व्हाट, दिस इज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ये बेसिक ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आपके ह्यूमन कैपिटल को मदद करेगी, ह्यूमन कैपिटल का क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करेगी। ठीक है। एंड देन रूरल इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए काफी सारी सर्विसेज हैं, काफी सारी योजनाएं हैं। स्वच्छ भारत मिशन, अमृत सरोवर, नेशनल हेल्थ मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एटसेट्रा। गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है? अगर आपको कोई पूछे, गिनी कोएफिशिएंट एक नंबर है जो कि मेजर करता है इनकम इनइक्वालिटी इन अ कंट्री। ठीक है, तो ये हमको ये बताता है कि कितना इवनली या अनइवनली वेल्थ जो है कंसंट्रेटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है एक देश में। ठीक है, उसको हम कहते हैं गिनी कोएफिशिएंट। तो यानी कि इफ एवरीवन अर्न्स द सेम अमाउंट तो गिनी कोएफिशिएंट 0 होगा भैया। अगर एक इंसान के पास सारा का सारा पैसा है और दूसरे इंसान के पास कुछ नहीं है तो गिनी कोएफिशिएंट 1 होगा। मोस्ट कंट्रीज दे आर इन बिटवीन 0 to 1 की रेंज में आते हैं। ओके, देन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करें जो कि एग्जिस्टेंशियल प्रायोरिटीज हैं। एग्जिस्टेंशियल प्रायोरिटीज ये 12वां चैप्टर है, 12th चैप्टर है। हमारी लेबर मार्केट के जो इंडिकेटर्स हैं वो इंप्रूव करे हैं, विद अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइनिंग टू 3.2%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% था 2017-18 में, अभी 3.2% है। एंड 26% ऑफ द पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 10 to 24 ईयर्स, इंडिया इज एट द कस्प ऑफ अ यूनिक मोमेंट, जहां पे ये जो 26% जो हमारी आबादी है जो कि 10 से 24 साल के बीच में है, ये आने वाले 24-25 साल में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी इन टर्म्स ऑफ लेवरेजिंग एंड इन टर्म्स ऑफ हार्नेसिंग आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड। और ये हमारा बहुत बड़ा ड्राइवर ऑफ ग्रोथ है। सो प्लीज understand that कि this is the right moment, this is the right time to tap into this talent, to work upon for this talent, and also to invest in human capital for this particular age group. और अगर हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स औरतों के लिए दिए जा रहे हैं। औरतों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स लाइक संकल्प की बात करें, संकल्प योजना की बात करें, औरतों को भी अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है। इनफैक्ट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत इंक्रीज किया है रैपिडली इन द लास्ट 5-6 ईयर्स अक्रॉस इंडिया। एंड देयरफॉर स्किल डेवलपमेंट और ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं टू लेवरेज दिस स्टार्टअप इकोसिस्टम, टू लेवरेज दिस एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। सो सरकार बहुत रिजिलियंट है, सरकार इज वेरी रिजिलियंट। गवर्नमेंट वांट्स टू कीप up the pace of this momentum. The government wants to unleash the entrepreneurship energy of our country, starting from the rural areas to the urban areas. Now, female labor force participation rate को आप देखें, have a look over here. कितना ज्यादा फर्क पड़ा है 2017-18 में। आप देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश में सिंगल डिजिट था, ठीक है, अभी देखिए 20%, 25%, ठीक है। यहाँ पे उत्तराखंड में देखिए 36%, ठीक है। देन अगेन पंजाब में 24%, देन यहाँ पे हिमाचल में 56%, लद्दाख में 44%, जम्मू में 39%, ठीक है, कश्मीर में 44%। सो आप देख सकते हैं कि ये अब यहां पे देखिए, ठीक है, अगेन छत्तीसगढ़ में 46%। सो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डबल डिजिट्स में देखने को मिल रहा है और ये पिछले 7 सालों में इंपैक्ट आया है। यानी कि और फीमेल्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं टुवर्ड्स लेबर। नाउ दे हैव हार्नेसिंग द पावर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट की बात हो, मार्केटिंग सपोर्ट हो, चाहे वो वुमेन ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं या एक्सेस टू क्रेडिट की बात करें, सरकार काफी मदद कर रही है इन टर्म्स ऑफ हार्नेसिंग दिस पोटेंशियल। नाउ लेबर इन द एआई एरा, ये लास्ट चैप्टर है एंड आई नो आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। कितना टाइम हुआ है अभी? आई थिंक आई हैव टेकन अराउंड 1 hour and 18 minutes, तो चलो नॉट बैड। लेबर इन द एआई एरा, सो अपॉर्चुनिटी और क्राइसिस, ठीक है। अब एआई की बात आ रही है तो यहां पे इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि एआई इज ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट कैसे एआई एक ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस बन सकता है, कैसे एआई जो है ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस बन सकता है और कैसे ये ऑगमेंट कर सकता है, हाउ कैन दिस ऑगमेंट द लेबर
फोर्स पार्टिसिपेशन। सो ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, एआई को माना जाता है कि एआई लेबर डिस्प्लेस कर देगा, एआई के चलते लेबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, एक मशीन 10 लोगों का काम कर देगी। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि एआई हमारे देश में बहुत नया है, एआई का इकोसिस्टम हमारे देश में बहुत नया है और एआई अभी कंप्लीटली फेलियर प्रूफ नहीं बना है। तो चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, चाहे वो ऑटोनोमस व्हीकल्स की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात हो, हेल्थ केयर की बात करें, क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जहां पे कंप्लीटली आप एआई पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। एंड देयरफॉर अभी अकेडमिशियंस को, प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को इकट्ठे मिलकर काम करना है कि कैसे हम इंश्योर कर सकें कि जो एआई है दैट कैन हेल्प टू ऑगमेंट लेबर पार्टिसिपेशन रादर देन डिस्प्लेसिंग लेबर पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ये जो फियर्स हैं बिकॉज ऑफ एआई, नाउ दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव टू ओवरकम। फॉर्चुनेटली अभी एआई बहुत अभी एक इन्फेंट फॉर्म में है भारत में, बहुत शुरुआती फॉर्म में है और हमको अपनी लेबर इंटेंसिव आबादी का, पॉपुलेशन का भी फायदा उठाना है। हमारी जो पॉपुलेशन है यंग है, डायनेमिक है, टेक सावी है, इसका हमको फायदा उठाना है ताकि हम एक ऐसा वर्कफोर्स क्रिएट कर सके जिसका इस्तेमाल जिसके चलते हम एआई का इस्तेमाल करके, ऐसा वर्कफोर्स एआई का इस्तेमाल करके अपने काम में और अपनी एफिशिएंसी में और प्रोडक्टिविटी लेके आ सके। ठीक है, सो द फ्यूचर रिवॉल्व्स अराउंड ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस, जहां पे वर्कफोर्स इंटीग्रेट करता है ह्यूमन और मशीन कैपेबिलिटीज को। मशीन कैपेबिलिटीज में मशीन लिमिटेशंस भी आ जाती हैं, जिसको पूरा कौन कर सकता है? ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं। सो देयरफॉर ह्यूमन पोटेंशियल को कैसे हम एनहांस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई, ये काम हमने मिलके, अकेडमिशियंस, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर ने सबने मिलके ये काम इकट्ठे करना है। ओके, सो गाइस काफी लंबा डिस्कशन था। आई होप कि जो समरी है इकोनॉमिक सर्वे की वो आपके साथ में जस्टिसबली डिस्कस कर पाया हूँ, जस्टिस दे पाया हूँ उस डिस्कशन को। और आई नो कि आपने अभी तक बहुत सारी और चैनल्स पे भी इकोनॉमिक सर्वे देख लिया होगा, और अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। डू हिट द लाइक बटन। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी दोस्तों मुलाकात होती रहेगी, लेकिन ये इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। सो काइंडली इस वीडियो को आप डाउनलोड करके रखना ताकि आप मेंस के टाइम पे इस वीडियो को फिर रेफर कर सकते हैं। इस समरी को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।